नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज मैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11वीं अध्याय 7 सहसंबंध कोरिलेशन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है। तो आइए आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। सहसंबंध स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध क्या है? इस विधि में व्यक्तिगत मूल्यों की कोटियां प्रदान की जाती हैं जिनको फिर सहसंबंध की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। यह गुणांक उससे मूल्यों के बजाय इन इकाइयों को कोटियों के रेखीय सहसंबंध का माप प्रदान करता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सीई स्पेयरमैन द्वारा विकसित सहसंबंध की इस पद्धति का उपयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां आंकड़े स्वभाव से क्रमबद्ध हैं, चरों के परिणाम के साधन अनुपलब्ध हैं, या चर गुणात्मक स्वभाव के हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, या फिर चरों के बीच संबंध स्वभाव से गैर रेखीय है, या फिर आंकड़ों में अत्यधिक विषय मूल्य हैं। वहां पर इसका स्थितियों में उपयोग। इनके गुण क्या होते हैं? इनमें जनसंख्या के रूप के बारे में कोई भी मान्यताएं बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनके वितरण मुक्त आंकड़ा समुच्चय में उपयोग किया जा सकता है। यानी जब वितरण का स्वरूप ज्ञात नहीं है तब। और आर का मान साधारण सहसंबंध गुणांक की भांति -1 और +1 दोनों सम्मिलित हैं, जैसे कि साधारण संबंध के बीच होता है। यह विषय मूल्यों को प्रभावित नहीं करता। इस तरह यह पियर्स के संबंध गुणांक का एक विकास है। चूंकि यह किसी आंकड़े से संबंधित सभी सूचनाओं का उपयोग नहीं करता, इसलिए यह विधि उतनी सटीक नहीं है जितनी कि सरल विधि है। बाकी इसके सभी गुण पियर्समैनियन संबंध का गुणांक के समान है। इसके अलावा दोनों का निर्वचन समान होता है। गणना कैसे करें? यह गणना करने की यहाँ पर 3 विधियां बताई गई हैं। केस नंबर 1 में जब कोटियां दी गई हो, जब कोटि उपलब्ध हो, तब इस सूत्र के माध्यम से करते हैं। आर एस बराबर इसमें 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब -n। और केस नंबर 2 जब कोटियां नहीं दी होती, इसमें कोटियां नहीं दी होती, तो -1 = 6 डी सिग्मा डी वर्ग अपॉन n की घात 3 - 3। और केस नंबर 3 जब कोटिया को दोहराया गया हो, बार बार दिया गया हो, तब इंफिनिट करके ये सूत्र लगाया जाता है। सूत्र सब एक जैसे, लगभग इस सूत्र में थोड़ा ये अंतर है कि m1 की घात 3 - n2 प्लस इस प्रकार से बढ़ाया जाता है और कंटिन्यू वो चलता है। केस नंबर 1 जब कोटियां दी गई होती हैं तो निम्न चरण हम कर सकते हैं। इसमें एक ही वस्तु या गुण के 2 कोटियां Rx और Ry के बीच अंतर की गणना करना, और जिसको d द्वारा निरूपित किया जाता है। इन अंतरों के वर्ग निकालने हैं और उनका कुल योग सिग्मा d वर्ग प्राप्त किया जाता है। निम्न सूत्र लागू करें। उसके लिए सूत्र मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ Rs कोटि सहसंबंध गुणांक हैं और d किसी चर की दी गई कोटियां और दूसरे चर को दी गई कोटियां का अंतर है। तो आपको अच्छे से ये तीनों चरण समझ में आए होंगे। केस नंबर 1 उदाहरण यह दिया है। केस नंबर 1 का 2 पुरुषों को अलग अलग प्रकार की 5 घड़ियों को कोटिबद्ध करने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा दी गई कोटियां निम्न प्रकार हैं। स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना करना है हमें। तो यहाँ पर घड़ियां हैं राहुल R1 और अजय R2। इस प्रकार A को 2 1, B को 1 3, C 3 2 5 4 4 5 यहाँ पर दिया है। ये हमने टेबल बना ली है। पर चूंकि यहाँ कोटि यहाँ पहले से दी गई है, हम उनके अंतर की गणना करते हैं और निम्न कोटि सहसंबंध का सूत्र लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर R1 और R2 को घटाया तो पता चला हमें कि D निकला, और D के बाद में इसका वर्ग करा हमने, और जैसे ही सिग्मा D का वर्ग = 8 आया तो हमने इस सूत्र में मान रखा और कैलकुलेशन करने पर 0.6 आया। इसका तात्पर्य है कि दोनों पुरुषों द्वारा दी गई कोटियां काफी संबंधित है। केस नंबर 10 जब कोटियां नहीं दी गई होती हैं। जब कोटियां नहीं होती, यहाँ तब होता है जब हमें कोटियां के बिना वास्तविक आंकड़े दिए जाते हैं। इस स्थिति में हम या तो सबसे कम मान को या सबसे अधिक कम मान को या सबसे अधिक मान को 1 मानकर कोटियां प्रदान करते हैं। लेकिन
जो भी आधार तय किया जाए उसे सभी चरों में लागू किया जाना चाहिए। फिर गुणांक की गणना करने के लिए पूर्व सूत्र को लागू किया जाता है। ये यहाँ पर उदाहरण दिया है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए अर्थशास्त्र परीक्षा के शिक्षक को x और y द्वारा 10 विद्यार्थियों दिए गए अंकों को नीचे दी गई हैं कोटि सहसंबंध की गणना करें। x द्वारा दिए गए अंक और y द्वारा दिए गए अंक, दोनों टीचर ने अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट को अंक दिए हैं, वो अंक का उदाहरण है। इसको हल करके देखेंगे। यहाँ पर x द्वारा दिए गए अंक और y द्वारा। अब हम देखते हैं कि हमें इन दोनों में d निकालना है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। वही d का स्क्वायर निकाला और फिर इनको जोड़ा, तो यहाँ पर सिग्मा डी वर्ग बराबर 166 आया। यहाँ हमने कोटि 1 अवलोकनों में सबसे कम मूल्य दी गया है और अब गुणांक की गणना इस प्रकार की जा सकती है। इस सूत्र में हमने जैसे ही मान रखा और कैलकुलेशन करने पर मान प्राप्त हुआ 0.006 है। सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक और शून्य के बीच करीब है। इसका तात्पर्य है कि छात्रों के लिए दोनों शिक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। ये पता लगाने के लिए एक स्पष्ट अवधारणा बनती है हमारे पास। तो हमें देखना है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। हमें डी निकालना है, तो हमें R1 और RX और RY को घटाना है, और जैसे ही हमें डी निकलता है, डी के बाद हम डी वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने के बाद हम देखते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा डी वर्ग निकलता है और हम सूत्र में मान रखने पर ये सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए केस नंबर 3, जब कोटियां दोहराई जाती हैं, बार बार होती हैं और कोटियां नहीं दी जाती हैं। इस मामले में बार बार आने वाली या बराबर मदों को समान कोटियां दी जाती हैं। समान कोटियां और कुछ नहीं बल्कि उन कोटियों का औसत है जिनको वे वस्तुएं मान ली जाती हैं यदि एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। उदाहरण के लिए यदि दो मूल्यों को 4वें स्थान पर बराबर कोटि दी गई हैं तो प्रत्येक को 4 + 5/2 अर्थात 4.5 कोटि दी जाएगी। इसी प्रकार यदि तीनों मूल्य को 6ठे स्थान पर समान कोटि दी जाती है तो उसमें प्रत्येक को 6 + 7 + 8/3 मतलब 7 कोटि दी जाएगी। जहां कोटियां प्रदान की जाती है वहां कोटि सहसंबंध गुणांक के सूत्र में एक मामूली समायोजन किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि हम 1/12 = m³ - m, यहाँ पर सिग्मा डी वर्ग के मूल्य को जोड़ देते हैं। इसे सहसंबंध घटक भी कहा जाता है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसलिए सहसंबंध गुणांक का सूत्र निम्नलिखित है, हमने बताया था, जिसमें कोटियां दी गई रहती है। यहाँ पर यह सूत्र दिया गया है जहाँ पर m1 और m2 कोटियों की पुनरावृत्ति की संख्या को दर्शाती है। इसे निम्न उदाहरण से हम अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। नीचे x और y के मान में दिए गए परीक्षण करें और सहसंबंध है या नहीं किस स्तर पर है इसकी हम पता लगा सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर पूरा हमने लिखा है। यहाँ पर वापस हमने वही प्रक्रिया दोहराई। हमने यहाँ पर RX को RY में से घटाया तो यहाँ पर D निकला। D के बाद हम D का वर्ग करा और हमने जोड़ दिए सभी को। फिर सिग्मा D वर्ग = 7.5 आया। यहाँ हमने कोटि 1 अवलोकनों को उत्तम मूल्यों की प्रदानता की है। समान मूल्यों का मध्य लेकर समान मूल्यों को समान कोटियां दी गई हैं। निम्नलिखित गणना की जा सकती है। ये सूत्र है। यहाँ पर देखिए इस सूत्र में हम जैसे ही मान रखते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन प्लस में आ रहा है 0.18। तो इससे ये पता चलता है कि चर सकारात्मक रूप से सहसंबंध हैं लेकिन उनके बीच सहसंबंध कमजोर है। ये सभी नोट करने का है। जो सवाल कैलकुलेशन है आपको नोट करके रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में भी हमारी कॉपी में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सहसंबंध की सीमाएं, अब इसकी बाउंडेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। किन्हीं दो विषयों को सहसंबंध के बीच सहसंबंधों के मूल्य कारणों को ज्ञात नहीं होता है। किन्हीं दो विषयों को सहसंबंध छात्रों की संख्या पर निर्भर करते हैं और छोटे समूह से प्राप्त सहसंबंध की अपेक्षा बड़े समूह से प्राप्त सहसंबंध अधिक विश्वसनीय होता है। किन्हीं दो विषयों के बीच सहसंबंध विषयों की प्रकृति के साथ साथ छात्रों की प्रकृति, योग्यता, रुचि और अभिरुचि पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक निदर्श से प्राप्त सहसंबंध दूसरे निदर्श पर उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। सहसंबंध गुणांक का अर्थपन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो ये सहसंबंध की सीमाएं। धन्यवाद दोस्तों। ये सहसंबंध कोरिलेशन का पार्ट 2 खत्म हुआ। अब मैं नए अगले यूनिट के लिए आप
शीघ्र हाजिर हूँ आपके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।